Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Fine. साइंस एंड टेक का जो सब्जेक्ट है, इसका अप्रोच हमेशा से करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होना चाहिए. यस प्लीज. साइंस एंड टेक का जो भी अप्रोच होता है, दैट शुड ऑलवेज बी. क्या पहचानते हो क्या एक दूसरे को? अच्छा. व्हाट्स योर नेम? कैरल. ओके. यस यस. एनीवेयर. तो साइंस एंड टेक का जो भी अप्रोच होता है, दैट इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स. वो हमेशा से करंट अफेयर्स से स्टार्ट होता है और उसके बैक टू थ्योरी जाता है. और करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए या तो थ्योरी एस्टेब्लिश्ड है या तो थ्योरी एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होती है. दो ही तरीके का होता है. तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में स्पेसिफिकली इट हैज बीन मेंशन्ड. यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड इज बीन मेंशन्ड. और इसलिए क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत है. ऑलरेडी इन द प्रीलिम्स एज वेल एज इन द मेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया. नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इमर्जिंग फील्ड है और इसलिए इसके वाइड लेवल के एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग अभी प्रेजेंटली तो इमेजिन कर पा रहे हैं और फ्यूचर में भी इमेजिन कर पाएंगे. नाम से लग रहा है नैनो लेवल का टेक्नोलॉजी. हैव यू एवर हर्ड अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी? कभी सुना है इसके बारे में? नहीं सुना है. आपने सुना है? नहीं सुना है. ऑनलाइन में किसी ने सुना है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में? नैनो के बारे में सुने हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ. यस सर नैनो क्या है? मतलब स्मॉल ऑफ स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा होता है उसको नैनो बोलते हैं. जो छोटा है उसको नैनो बोल रहे हैं, है ना. वन थिंग इज श्योर. साइंस का ऐसा ब्रांच जो मतलब डिजाइनिंग और प्रोड्यूसिंग में मतलब स्मॉल चीजें जो रहती है, नैनो स्केल जो रहता है, उसमें जाके उतनी ज्यादा स्मॉल चीजों पर जो हम लोग साइंस के रिसर्च करते हैं या फिर डिजाइनिंग या नए प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं. ओके. बहुत स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शंस हो रहे हैं, उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं. अब इसकी नीड क्या है और ये होता क्या है, ये समझते हैं. नैनो मतलब डेफिनेटली स्मॉल है, क्योंकि टाटा ने एक कार निकाली थी जिसका नाम था नैनो, है ना. और वो उस सेगमेंट में अभी तक की इतनी छोटी कार कभी नहीं आई थी, है ना. इतनी छोटी कार अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी देखा जाए और साइज के हिसाब से भी देखा जाए और उसके हॉर्स पावर, इंजन पावर के हिसाब से भी देखा जाए. तो नैनो मतलब सर्टेनली उसमें कोई छोटा चीजें हैं. और कितना छोटा, दैट मैटर्स. क्योंकि हम लोग माइक्रो भी बोलते हैं, हम लोग नैनो भी बोलते हैं. तो माइक्रो ज्यादा छोटा होगा कि नैनो ज्यादा छोटा होगा? ऑब्वियसली कौन सा छोटा लगता है आपको? माइक्रो नैनो ज्यादा छोटा है. माइक्रो ज्यादा छोटा है. अच्छा, तो लेट्स सी कि नैनो. कौन. अच्छा, नैनो ज्यादा छोटा है. ओके ठीक है. लेट्स सी कि कौन सा ज्यादा छोटा लगता है हम लोग को. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, नैनो माइक्रो से 1000 टाइम ज्यादा छोटा होता है. क्या बताया सर, जो एक एक नैनोमीटर होता है ना, वो एक माइक्रोमीटर से 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. एक माइक्रो से 1000 टाइम्स स्मॉलर अगर देखा जाए तो उसको हम लोग नैनो बोल रहे हैं, है ना. चलो अभी बता ही देते हैं, वो जब पूछ ही दिए तो माइक्रो जब भी हम लोग बोलते हैं तो 10 टू द पावर कितना लिखना पड़ेगा मुझे? -6. यस. और जब हम लोग नैनो बोलते हैं तो 10 टू द पावर -9. ठीक है ना. मतलब डेफिनेटली 3 जीरोस कम है इसमें, है ना. और नॉर्मली 1 मीटर से 6 जीरोस कम है इसमें, 10 टू द पावर -6 में. तो ये है माइक्रो और ये है नैनो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेवल.
इस लेवल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि आज पहली बार न्यूज में आया, बट एक पीरियोडिक टेबल में नैनो मटेरियल्स के लिए एक नया पीरियोडिक टेबल बनने वाला है, जो छोटे साइज के मटेरियल्स होते हैं, है ना, उसके लिए। और उसको क्योटो यूनिवर्सिटी जो है उसने इस चीज को डिजाइन करने का प्लान किया है। क्योटो या टोक्यो कौन से प्लेस का है? जापान। है ना, क्योटो हो गया, जापान। टोक्यो, यस, क्योटो हो गया, टोक्यो हो गया, शिमा कुछ भी लगा दो, साकी लगा दो, है ना, ये सब ना, कावासाकी कर दो, नागासाकी कर दो, है ना, ये सारा जो होता है ये जापान का रहता है। ठीक है, तो ये न्यूज में था, बट हम लोग को जानना है उसके पीछे कि नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है और उसका साइज क्या है। तो लेट्स सी। तो हियर व्हाट यू कैन सी, अ ह्यूमन हेयर, ह्यूमन का जो हेयर होता है ना, उसका थिकनेस जो हम लोग देख रहे हैं, रफली हम लोग 100 माइक्रोमीटर के आसपास जा रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन कि हेयर का थिकनेस क्या हो सकता है। अगर उससे भी छोटा जाते हैं, उससे भी छोटे लेवल पे जाते हैं, तो एनिमल्स के सेल्स लेवल पे पहुंच जाते हैं। और छोटे गए तो क्रोमोसोम्स इस तरीके से इस लेवल में दिखने लगेंगे। और छोटे गए तो बैक्टीरिया का साइज आपको दिखने लगेगा। थोड़ा सा और आपने जूम किया तो कौन से लेवल पे? 10 से 1 माइक्रोमीटर के साइज में आपको बैक्टीरिया दिखने लगेंगे। इनका साइज इसी के साइज के आसपास होता है। और डिटेल में जाते हैं तो ये क्रोमोसोम्स के आपको ये जो जीन है उसके जो थ्रेड्स है वो दिखने लगेंगे, पर अभी डिटेल्स नहीं दिखेगा आपको डीएनए का। तो आपको जीन लेवल का दिखने लग जा रहा है। जीन मतलब नथिंग बट डीएनए का एक ग्रुप ऑफ डीएनएस, है ना, तो जीन लेवल का दिखने लग जा रहा है। और उससे छोटे गए तो वायरस का लेवल आ गया, जो कि रफली 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। और उससे छोटा हुआ और उससे जूम किया तो प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होते हैं, एंटीबॉडीज जो होते हैं जो वायरस के अगेंस्ट बनते हैं, उसको डिटेल में देखना। और यहाँ पे जो डीएनए है वो अब थोड़ा सा थ्रेड के अंदर में भी हम लोगों को लाइंस दिखने लग जा रहे हैं। और डिटेल में गए तो 1 नैनोमीटर का जो साइज है वो उस साइज में हम लोगों को डीएनए का डिटेल्स दिखने लग जा रहा है। और उससे और छोटा जाएंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या एटम्स हम लोग को विजिबल होने लगेंगे। सो व्हाट वी हैव सीन कि बैक्टीरिया इज लार्जर देन वायरस। बैक्टीरिया जो है वायरस से बड़ा है। सेकेंड थिंग हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि वायरस को मारने के लिए जो एंटीबॉडी बनते हैं वो उससे छोटे साइज के होते हैं, है कि नहीं? उससे छोटे साइज के होते हैं। तो यस, तो यहां तक हम लोग को ये समझ आ गया कि साइज कौन सा है। तो साइज कौन से लेवल का? डीएनए के अलावा के लेवल का है। इस लेवल की बात करते हैं, 1 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं लोग। अब क्या है, नैनोमीटर या नैनो साइज का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को यह पता है कोई भी फिजिक्स के जो लॉ होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में तो अप्लाई होते हैं, बट जैसे ही साइज उसमें छोटे होने लग जाते हैं तो हम लोगों ने एक नया टर्म ले आया और उसका नाम था क्वांटम फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे लॉज जो इन जनरल अप्लाई होते हैं, स्मॉलर लेवल पे वो अ बिट डिफरेंटली बिहेव करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। और इसके कारण से हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये क्वांटम फिजिक्स को एक नया डायमेंशन दे देना चाहिए। फिजिक्स अलग होना चाहिए और क्वांटम फिजिक्स उसका एक ब्रांच होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि नैनो टेक्नोलॉजी को एक अलग ब्रांच दे रहे हैं, क्योंकि इसका पीरियोडिक टेबल भी अलग होगा, सारे चीज अलग होंगे। क्योंकि लॉज जो अप्लाई होते हैं, लॉज जो भी फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं वो डेफिनेटली नैनो साइज में कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कभी क्लास में बोला होगा कि जो 5th स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी, वो अगर उसको नैनो साइज में देखा जाए तो आपको समझ आएगा कि एट ए टाइम कोई छोटा सा पार्टिकल
पार्टिकल भी रह सकता है और वेव भी रह सकता है। मतलब दोनों टाइप का बिहेव कर रहा है। अगर नैनो साइज में देख रहे हैं तो वो पार्टिकल जैसे भी बिहेव करता है और वेव जैसा भी बिहेव करता है। जबकि इन जनरल वेव वेव होता है और पार्टिकल पार्टिकल होता है, और दोनों एक जैसा कैसे बिहेव कर सकता है। तो मतलब क्या है, जब नैनो साइज में हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स बहुत अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों को एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिला था, पांचवा स्टेट। फोर्थ कौन सा होता है? प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य, गैस, फोर्थ है प्लाज्मा, और फिफ्थ है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। अब एक चीज और प्रॉब्लम आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो हम लोगों को सिर्फ फिजिक्स के डिसिप्लिन में न रह के अलग अलग लेवल के डिसिप्लिन में जाना पड़ता है, जैसे केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, ये सारे लेवल पे जाना पड़ता है। क्योंकि सारा चीज अगर नैनो लेवल पे जाएंगे तो सब में एक ही टाइप की चीजें मिलेंगी। जैसे अगर कोई बायोलॉजिकल है, अगर नैनो लेवल पे जाते हैं तो आपको वही एटम्स दिखेंगे, है कि नहीं? कोई फिजिक्स में भी आप देखोगे कि कोई भी चीज को नैनो लेवल पे जाएंगे तो आपको वही चीजें दिखेंगी जो दिखती है। व्हाट डज इट मीन कि द नैनो टेक्नोलॉजी इज मल्टीडिसिप्लिनरी एज वेल एज इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है ना? क्योंकि इसके बहुत सारे वाइड लेवल के एप्लीकेशंस है जिसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। So what are the applications of the nanotechnologies? Depending on the applications, नैनोटेक्नोलॉजी के मल्टीपल यूज है और उसका अलग अलग डायमेंशंस है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जो कि हमारे काम का रहेगा, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल्स। कैसे यूज होगा, लेट्स सी। तो मेडिकल फील्ड में समझते हैं, नीड क्या हुई, यहां से समझ आ जाएगा कि नैनो लेवल पे क्या चीजें हो रही है। तो वन थिंग इज श्योर कि नाउ इट इज बैक्टीरिया और वायरस का जो इन्फेक्शन है उसका बिहेवियर बहुत अलग तरीके का है। नए नए टाइप के बैक्टीरिया एंड वायरस हम लोगों ने अभी अभी फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरिया का कंप्लीट बिहेवियर अगर समझना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा। और जितने छोटे लेवल पे जाओगे उतना इजी होगा कि उसको पहले डायग्नोस करें। किसी भी डिसीज को क्योर करना है तो पहले डायग्नोस करना, उसको समझना जरूरी है। जैसे क्या होता है, कैंसर का डिटेक्शन जब होता है तो कैंसर का, अभी कुछ दिन पहले मेरे जो प्रोफेसर थे उनसे मैंने पूछा कि क्या हालचाल है करके, बहुत दिन हो गया था रिटायरमेंट हुए। तो वो बताया कि लास्ट ईयर ही मेरी वाइफ हैं जो ब्रेन कैंसर से जिनकी डेथ हो गई, और मुझे भी प्रोस्टेट कैंसर है करके। तो देखो, मैंने पूछा कि कौन से स्टेज में है, तो उन्होंने बोला एडवांस स्टेज में है करके, है ना, परसों की बात थी। तो क्या हुआ कि कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है तो क्योरेबल होना मुश्किल हो जाता है। जितना वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस होगा उतना जल्दी डायग्नोस हो पाएगा। जब वो सेल्स का इरेगुलर ग्रोथ होने लग जाता है, जितनी कोशिकाएं हैं उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाता है, तो क्या होता है, वो अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट करने लग जाता है कैंसर के केस में। अगर हम लोग सेल्स का ग्रोथ को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, जितना स्मॉलर ड्यूरेशन में हम लोग आइडेंटिफाई कर लें, तो हम लोग इमीडिएटली किल कर सकते हैं उस सेल्स का इरेगुलर ग्रोथ को, सो दैट वो कैंसरस ना हो। देखना, जब आप क्या करते हो कि कहीं पे आपका कोई स्किन बढ़ने लग जाता है, तो आपका जो डॉक्टर बोलता है कि मैं उसको चेक करूंगा, ऑटोप्सी करके देखूंगा कि वो बिनाइन है कि मेलिग्नेंट है, और अगर मेलिग्नेंट है तो वेदर कैंसरस है कि नहीं है। मतलब क्या है, वो ट्यूमर है, और ट्यूमर में भी छोटे लेवल का ट्यूमर है कि बड़े लेवल का ट्यूमर है, और बड़े लेवल का ट्यूमर है तो वो क्या कैंसरस है कि नहीं है। कहीं पे भी हो सकता है स्किन, हाँ, क्यों नहीं हो सकता, ट्यूमर्स, हाँ हाँ, वही चीज क्या है, स्किन कैंसर में वो कन्वर्ट हो सकता है, समझ लो ना, स्किन कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ,
तो अभी तक हम लोग सुनते हैं जैसे वो बोले कि ब्रेन कैंसर, वो जैसे तो ब्रेन कैंसर से पहले वो ब्रेन ट्यूमर बना होगा और लेटर ऑन वो कैंसरस हो गया होगा। कभी कभी हाँ देखो किसी में भी क्लॉटिंग होता है, सेल्स का क्लॉटिंग क्या होता है बता रहा हूँ। जैसे ट्यूमर होने के पीछे ऐसा होता है कि आपका ब्रेन उसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पा रहा है कि सेल्स का कितना ग्रोथ होना है कितना नहीं होना है। और उसका रीजन होता है क्योंकि अंदर में पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि उस सेल्स पे जो ब्रेन है उसका कंट्रोल नहीं रह जाता। नॉर्मली पोल्यूशन इस टाइप के जो सेल्स को इरेगुलर ग्रोथ के लिए ट्रिगर कर देते हैं। और पोल्यूशन कौन सा, जो ब्रेन में बॉडी में जो पोल्यूशन है, हम लोग बोलते हैं ना कि प्लास्टिक का ज्यादा यूज करने से ये पोल्यूशन जो हमारे बॉडी में आ जाता है प्लास्टिक का, जिसको बॉडी निकाल नहीं पाता और वो लेटर ऑन कैंसरस बन सकता है। तो प्लास्टिक ट्रिगर करता है और प्लास्टिक इंटरफेयर करता है ब्रेन के फंक्शन में। जैसे क्या हुआ, एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया कि जो सैलेड होता है, सैलेड खाने का उनकी बहुत हैबिट थी, तो सैलेड खाया तो उसमें क्या है कई बार कुछ छोटे जर्म्स वगैरह हो जाते हैं, है ना। तो वो कुछ ऐसे जर्म्स थे जो कि ब्रेन में चले गए। अब ब्रेन में चले गए तो ब्रेन क्या करता है कि उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, ब्रेन से प्रोटेक्शन करने के लिए उसके ऊपर कवरिंग डाल देता है। तो कवरिंग होने के कारण से वेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। बट दैट इज नॉट ट्यूमर, समझ, क्लॉटिंग हो रहा है पर वो ट्यूमर नहीं है। उस ब्रेन में जो कीड़ा बोलते हैं वो कीड़ा चला गया है और उसको वो प्रोटेक्टिव कवर बना के रख दिया है ताकि वो इंटरफेयर ना करे। बट वो प्रोटेक्टिव कवर एक्चुअली हार्म कर रहा है उसको, ब्रेन के फंक्शन। नहीं, वो कंज्यूम जरूरी नहीं कि कंज्यूम करे, वो एक वेन जो है वो ब्लॉक कर दे रहा है, जिसके कारण से उस वेन से जितने प्रोसेसिंग होते हैं उसको इंटरफेयर करने लगेगा। तो वो 8-10 साल तक परेशान रहे कि हुआ क्या है करके, है ना। और अल्टीमेटली धीरे से डायग्नोस होकर वो क्लियर हो गया और नॉर्मल हो गया वो। तो क्या है, वो ट्यूमर नहीं था। ट्यूमर क्या होगा, जब सेल्स का ग्रोथ होने लगा विदाउट एनी कीड़ा या इंसेक्ट जो कि बाहर से आया है, सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। और वो क्यों ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सेल्स को रोकने के लिए या सेल्स को ग्रोथ करवाने के लिए। और उसके लिए कौन जिम्मेदार था, पोल्यूशन, फॉरेन एलिमेंट्स आ गए। और वो फॉरेन एलिमेंट्स नॉर्मली केमिकल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, तो कैंसर को डिटेक्शन करना, अर्ली स्टेज में डिटेक्शन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई ये जो नैनो टेक्नोलॉजी इट विल हेल्प टू डिटेक्ट द कैंसर। सेकंड थिंग, बैक्टीरिया और वायरल का इन्फेक्शन। क्योंकि क्या होता है कि वायरल का इन्फेक्शन जब तक आता है, जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, तब आपको फील होता है कि हाँ वायरल का इन्फेक्शन हुआ है। अदरवाइज वो 3 या 4 दिन पहले ही एक्चुअली इन्फेक्शन चालू कर चुका था, है ना। बट आपको इफेक्ट आने में टाइम लग जाता है। कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, तो ये फीवर क्यों आ जाता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है जिससे कि जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए हार्मफुल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो मतलब उनको मारने के लिए। अच्छा, तो क्या है, टेम्परेचर जो बॉडी का इंक्रीज होना, दैट इज गुड फॉर द हेल्थ, बिकॉज हायर टेम्परेचर में जो वायरस है या बैक्टीरिया है, इसका ग्रोथ जो है वो धीरे से कम हो जाएगा। और इसलिए जो फीवर है ये किसी भी कंडीशन में आ जाता है जब अगर हमारे बॉडी में या तो पैरासाइट बढ़ गए, या तो हमारे बॉडी में प्रोटोजुआ वगैरह या ऐसे टाइप के पैरासाइट्स बढ़ गए, या तो वायरस बढ़ गए या बैक्टीरिया बढ़ गया। चाहे किसी भी टाइप का ऐसा चीज आ गया हमारे बॉडी में जो कि अनवेलकम है, उसको नहीं बुलाना चाहिए था और आ गया है बॉडी में, तो बॉडी उसके अगेंस्ट में फीवर जनरेट करता है। इसलिए चाहे पेट खराब हो या तो वायरल इंफेक्शन हो, दोनों कंडीशन में आपको फीवर आ सकता है ना। लीवर अगर खराब हो रहा है मतलब क्या है, वायरस बैक्टीरिया आया है, क्या वायरस हो सकता है? यस, वायरस भी हो सकता है ना, बैक्टीरिया भी हो सकता है। जैसे क्या है, मलेरिया जो है ना, मलेरिया पैरासाइट आपके लीवर में डालता है तो वो पैरासाइट है। पर अगर टाइफाइड होता है तो टाइफाइड किस कारण से होता है? तो वो
पर वो क्या वायरस के कारण से है कि बैक्टीरिया के कारण से? टाइफाइड बैक्टीरिया। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण से है ना? बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। ओके ओके, बैक्टीरिया के कारण से। तो हम लोग ने देखा कि लीवर में दो टाइप का इन्फेक्शन हुआ, एक तो हुआ टाइफाइड वाला और एक हुआ मलेरिया वाला, है ना? दोनों कंडीशन में फीवर आया, ठीक है। तो क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है कि अर्ली डिटेक्शन में। सेकंड यूज है ड्रग की डिलीवरी में। ड्रग की डिलीवरी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग उस ऑर्गन पे ड्रग की डिलीवरी करना चाहते हैं जो इन्फेक्टेड है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को वो मेडिसिन को ऑलवेज लीवर के थ्रू लेके जाना पड़ता है। अगर वो एडिबल है, खाने लायक है, तो वो क्या है, अगर सपोज आपके लंग्स में इशू है तो पहले आपका मेडिसिन कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा, है ना? वहां से ब्लड में जाएगा और वहां से फिर वो लंग्स को ये करेगा। तो क्या है, इतने देर में हो सकता है कि कंडीशंस थोड़ा सा सीवियर हो जाए, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं। इससे क्या है, आपका लीवर जो है बाईपास हो जाता है। अगर किसी का ना लीवर कमजोर होता है ना, तो लीवर अगर किसी का वीक है तो उसको इंजेक्शन देना ज्यादा प्रेफरेबल है ना? सो दैट क्या है, लीवर बाईपास हो जाए। क्या बाईपास हो जाए मतलब उसको छोड़ के डायरेक्टली देखो, अल्टीमेटली लीवर जो है, जो भी खाते हैं वो ब्लड में डालता है, तो डायरेक्टली आपने ब्लड में डाल दिया तो लीवर बाईपास हो गया ना। जितना रिंग रोड है रायपुर के, वो बाईपास है कि नहीं? रायपुर को बाईपास करके निकलता है ना? अब रिंग रोड के अगल बगल दोनों साइड में सेटलमेंट हो गया, तो अब दुर्ग से वहां से बाईपास बन रहा है, कहाँ? आरंग वाला रास्ता में। आरंग वाला जो रास्ता है सेज बाहर होते हुए, वो उधर पे बन रहा है, तो एक और रायपुर का एक्सपेंशन वहां तक हो गया। पहले रिंग रोड इटसेल्फ आउटर था, है ना? तो वैसे ही है। तो खैर, अब क्या है, ड्रग की डिलीवरी। अब एक बड़ा इश्यू ये था कि ड्रग्स जो है वो प्रॉपर लोकेशन पे पहुंचना बहुत डिफिकल्ट था। अब सारे ब्लड के स्ट्रीम्स में वो सारा मेडिसिन जाएगा, तब वो उस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। रादर देन हम लोग लो मेडिसिन या लो लेवल का मेडिसिन यूज करते और डायरेक्टली लंग्स पे डालते, तब ज्यादा अच्छा होता। तो नैनो टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल है कि हम लोग राइट अमाउंट का ड्रग राइट प्लेस पे डिलीवर कर सकते हैं, सो दैट अदर पार्ट ऑफ ऑर्गन शुड नॉट बी अफेक्टेड। अब जैसे आप देखोगे कि जब भी आप मेडिसिन खाते हो तो पेट गर्म हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, मतलब, है ना? अब चाहे मेडिसिन किसी भी पर्पज से ले रहे हो, पेट आपको गर्म लगता है, एसिडिटी होने लग जाता है, तो आपको फिर एक और एंटासिड देता है वो, कि मॉर्निंग में खाने से पहले आप एंटासिड खाओ, तब ये मेडिसिन खाओ। तो अननेसेसरी लीवर को क्यों खराब करना, जब क्या लंग्स में इश्यू है तो, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ड्रग की डिलीवरी को ज्यादा एफिशिएंट कर देता है, और इससे क्या बेनिफिट है कि साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन कम हो जाते हैं, ठीक है ना? कैंसर के लिए भी यही था कि कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी के थ्रू, तो अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन बहुत ज्यादा बैडली डैमेज होते हैं। तो अगेन हम लोग एग्जैक्टली उसी जगह को लोकेट करें और एलिमिनेट करें कैंसर को, है ना? दैट इज ऑल्सो द थिंग। देन टिश्यू इंजीनियरिंग, टिश्यू को डैमेज करना या रिपेयर करना, या डैमेज हो गए तो उसको रिपेयर करना इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू दिस नैनो टेक्नोलॉजी। टिश्यू समझते हो क्या है? हम्म, ग्रुप ऑफ सेल्स। ऊतक, ऊतक, टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना? ऑर्गन उससे बड़ा होता है और सेल्स यस उससे सर। छोटे होते हैं। एक टिश्यू कल्चर सुना होगा, कभी सुना है? टिश्यू कल्चर नहीं सुना? नहीं सुना। क्या है कि सेल्स में एक प्रॉपर्टी होता है ना, कि वो अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं, है ना? डेड होते हैं फिर रीजनरेट होते हैं, सेल्स में ये प्रॉपर्टी होता है। अगर ऐसी ऑर्गन में ये प्रॉपर्टी होता कि अगर लीवर किसी का खराब हो गया, रीजनरेट हो गया सेल से, तो इट इज वेरी गुड। नहीं होता अभी, पर हम लोग यही चीज को सोच रहे हैं टिश्यू कल्चर में, है ना? हम लोग यही सोच रहे हैं कि सेल से टिश्यू बनाया जाए और टिश्यू से ऑर्गन बनाया जाए। तो किसी रीजनरेट हो जाता है, लीवर के सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, पर लीवर पूरा का पूरा बनाना
है ना, उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम लोगों ने टेस्ट किया है। यही चीज टिश्यू कल्चर में बताने वाला था। क्या है कि इंडिया में जैसे क्या है, लोग नॉनवेज बहुत कम खाते हैं। अब नॉनवेज कम खाते हैं तो क्या है, पल्सेस प्रोटीन की नीड्स को पूरा करता है ना, पल्सेस प्रोटीन की नीड्स को पूरी करते हैं। अब क्या है, पल्सेस अभी अभी कल परसों न्यूज में आया कि जितने पल्सेस हैं उनको इंपोर्ट इमीडिएटली करके 1 महीने के अंदर लाया जाए, क्योंकि शायद गवर्नमेंट को फील हो गया है कि पल्सेस का प्राइस बढ़ सकता है, दाल का जो प्राइस है बढ़ सकता है। तो हम लोग को जब भी पल्सेस का प्राइस बढ़ने वाला रहता है या कमी हो जाती है तो इमीडिएटली हम लोग बाहर से इंपोर्ट के लिए अलाउ कर देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, वो अटका रहता है कस्टम्स में बहुत जमाने तक, और जब तक दाल आएगा तब तक तो यहाँ तो प्राइस सोर कर जाएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग होर्डिंग चालू कर देते हैं, है ना, जमा करना चालू कर देते हैं, जमाखोरी चालू हो जाता है और बढ़ जाता है प्राइस। तो ये ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है ना, एक विशेष साइकिल में चला जाता है वो। तो रादर देन वो पैनिक सिचुएशन आए कि लोग इंटेंशनली फिर उसको होर्डिंग करने लग जाए और ताकि प्राइस बढ़े तब सेल करें, तो उससे अच्छा जल्दी सही टाइम पे इंपोर्ट होके आ जाए। जैसे क्या है, बैंक के साथ भी ऐसी होता है। बैंक में अगर पता चलता है कि बैंक का सिचुएशन खराब हो रहा है तो लोग ना एटीएम से पैसा निकालने लग जाते हैं। अगर किसी भी बैंक का एक ही दिन में सारे कस्टमर पैसा निकाल लिए तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ये तो एक बैलेंस है लोन और डेबिट का, है ना, जितना आ रहा है पैसा और उतना लोन में जा रहा है, ये बैलेंस है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि कभी लोन से रिटर्न आएगा तो उसको दे देंगे पैसा, जिसका सेविंग्स अकाउंट में पैसा है। पर एट ए टाइम एक ही दिन में सारे लोग पैसा निकालने डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही है, पैनिक सिचुएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो पल्सेस के साथ ये हुआ। तो इसको मैं अभी क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसका रीजन है कि अगर हमारे इंडिया में किलिंग, एनिमल किलिंग कई जगह पे दिक्कत होती है ना, कई जगह पे प्रोटीन की नीड को फुलफिल नहीं हो पाता, तो क्यों ना सेल्स, एनिमल के सेल्स से टिश्यू बना दिया जाए और टिश्यू का ही जो मीट बनता है उसी को कट कर करके दिया जाए विदाउट किलिंग एनिमल। सिंपली लैब में ग्रो करना है आपको टिश्यू को, है ना, लैब में ग्रो करना है टिश्यू को, वो लाइफ नहीं है ना, बस टिश्यू बनेगा उसको कट करके देना है। तो वो एज सच मीट भी नहीं है क्योंकि आप एनिमल को भी किल नहीं कर रहे हो। हो गया है, हो गया, पॉसिबल हो चुका है वो। हाँ, तो फ्यूचर में लेटर ऑन वो सस्ता हो जाएगा ना, लेटर ऑन सस्ता हो जाएगा। देखो, कोई टेक्नोलॉजी इसलिए महंगी होती है क्योंकि उसका पेटेंट होता है ना, पेटेंट होता है तो जो बेचारा रिसर्च किया उसको पैसा जाता है रॉयल्टी में, उसके कारण से महंगा होता है। पर बाद में तो वो सस्ता हो जाता है जब वो सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए अलाउड हो जाते हैं। टिश्यू कल्चर के साथ भी यही होगा। इंडिया की प्रोटीन की नीड्स को पूरी करने के लिए ये एक अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। वैसे भी देखो ना, जितने जिम वाले हैं सप्लीमेंट खरीद खरीद के 4-4 हजार का बॉक्स इतना बड़ा बड़ा लेके रखे रहते हैं, है ना, और कितना खर्चा करते हैं। तो भाई उससे अच्छा टिश्यू कल्चर के थ्रू बढ़िया अच्छा सा मीट मिल जाएगा उनको, है ना। वो एक्चुअल में मीट तो है नहीं, है कि नहीं। अब लेट्स से देखो, वही है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें ना करें, पर एटलीस्ट ये तो है, जो लोग उसलिए नहीं खा रहे थे कि ये एनिमल है, एनिमल को किल करके बनाया गया, वो वाला प्रॉब्लम को हटा दिया। अब अगर अगर सेल्स खुद में ग्रो कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स भी खुद में ग्रो करते हैं। आप वेजिटेबल्स में भी किलिंग नहीं कर रहे हो, वैसे कल करते हो थोड़ा बहुत, तो वेजिटेबल्स में भी किलिंग नहीं कर रहे हो, टिश्यू में भी किसी को किलिंग नहीं कर रहे हो आपने लैब। हाँ हाँ, क्यों नहीं खा सकते? वेजिटेरियंस के साथ सबसे बड़ा इश्यू यही था कि एनिमल को किल नहीं करना है, सबसे बड़ा इश्यू तो यही था ना, और एनिमल को आप किल नहीं कर रहे हो, है कि नहीं। तो मतलब चिकन का स्वाद आप लोग भी चख सकते हो अगर वो टिश्यू जो है चिकन का है, मुर्गे का। तो यस, तो मैं क्या बता रहा था, ये जो टिश्यू इंजीनियरिंग जिसमें कोई पोर्शन डैमेज हो गया है जिसको रिग्रो कर सके, हम लोगों ने लैब में बहुत सारे ऑर्गन को भी ग्रो करने की कोशिश किया, टिश्यू से एडवांस लेवल पे ऑर्गन। और देखो, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में मैंने बताया था कि ऑर्गन डोनेशन करने वाले बहुत कम हैं, ऑर्गन बहुत कम डोनेट करते हैं, जितना नीड है उसके हिसाब से हार्डली कुछ परसेंट है। तो अगर हम लोग टिश्यू से फ्यूचर में ऑर्गन बना सके
तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। कई लोगों का किडनी खराब हो जाने के कारण से अनटाइमली डेथ हो जाती है कि नहीं? कुछ लोगों का स्टोन का बड़ा इश्यू आता रहता है ना? तो ऐसे सब इश्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छे ऑर्गन से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो जो ऑर्गन बनेगा उसी के बॉडी के सेल से लेके ग्रो करके ऑर्गन बना के मैच कर दिया जाएगा। ऑर्गन डोनेशन में एक और बड़ा इश्यू क्या था कि जो डोनेटर है उसका ऑर्गन मैच नहीं किया तो दिक्कत हो जाती थी, तो वो वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो टिश्यू इंजीनियरिंग, रिपेयर एंड डैमेज्ड टिश्यूज, तो दैट कुड बी पॉसिबल फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी। तो मेडिकल फील्ड में इसका बहुत यूज है, ये श्योर है। मेडिकल नैनो रोबोट्स, नैनोबॉट्स हो सकते हैं मेडिकल। वो क्या करेंगे कि हमारे पास एक व्हीकल टाइप का होगा जिसको हम लोग प्रोग्राम कर देंगे कि वो उस जगह पे ड्रग लेके जाए, जमा करके आए और फिर से वापस आ जाए, है ना? तो ये नैनो रोबोट्स वैसे ही काम करेंगे, जो कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे, ड्रग की डिलीवरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। एक और बड़ा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, वो है सुपर बग वाला प्रॉब्लम। सुपर बग वाला प्रॉब्लम, जैसे सुपरमैन होता है वैसे सुपर बग है ना? मतलब जैसे सुपरमैन नॉर्मल मैन से ज्यादा पावरफुल है, वैसे बग जो है, सुपर बग जो है, नॉर्मल बग से ज्यादा पावरफुल है, नॉर्मल जीवाणु से ज्यादा पावरफुल है। अब सुपर बग क्यों हो जाता है कोई चीज? तो सुपर बग होने का एक रीजन होता है कि जिस जगह पे वो पैदा हुआ है उस जगह पे सारे एंटीबायोटिक का डंपिंग होता है। जितने टाइप के मेडिसिन होते हैं डॉक्टर्स के पास, अगर उसको एक ही जगह पे डंप किया जा रहा है, या कि सारे हॉस्पिटल्स के जितने कचरे हैं एक जगह पे डंप किया जाता है, तो वहां पे जो वायरस या बैक्टीरिया होगा वो सुपर पावर वाला होगा, है कि नहीं? हाँ, मेडिसिन से ही, क्योंकि उसको मेडिसिन का असर नहीं होगा, उसी जगह पे पैदा हुआ है वो, उसी जगह पे पैदा हुआ है। तो इसी टाइप का एक वायरस था एंडियम वायरस करके, न्यू दिल्ली वायरस, जो कि एम्स के कचरे में पैदा हुआ था, है ना? और उसपे नॉर्मल मेडिसिन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था। तो क्या होता है, ऐसे इस लाइन के जो मेडिसिन जो उसके में डले हैं, जिसमें उसके बनने का रीजन, ये सुपर बग का बनने का रीजन ये है कि हमने एक्सेसिव यूज कर लिया एंटीबायोटिक का, या एक्सेसिव डंपिंग कर दिया एंटीबायोटिक का। जैसे बहुत सारे डिजीजेस हैं, मतलब कभी बीमारियां क्रॉनिक या जो भी, हाँ, जिसका क्योर ही नहीं, क्योर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जैसे मेरे लीवर में एक बच्चा है, हाँ, ये कंडीशन है, मतलब जैसे ये वाला मसल ठीक हो जाता है। अच्छा, जैसे सब बहुत सारे बड़े बड़े उसके पेरेंट्स, बहुत सारे हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर, चीज का क्योर ही नहीं है। अच्छा, तो क्या नैनो टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प करे? कर सकता है, ये तो वाइड एप्लीकेशन है, कर सकता है कि नैनो लेवल पे हुआ क्या है। अभी तक जितने मेडिसिन हैं या जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, वो तो मैक्रो लेवल पे देख पा रहे हैं, पर नैनो लेवल पे देखने के लिए रियली में हो सकता है कि हमारे पास समझ आया कि एग्जैक्टली क्या इशू है, कि जीन का इशू तो नहीं है, ये भी तो निकाल सकते हैं ना। अब देखो, जिसके फैमिली में 6 पैर वाले 6 फिंगर वाले होते हैं, वो 6 फिंगर वाले ही चलते जाते हैं, है ना? होता रहता है ना? ये कई जनरेशन टू जनरेशन, वैसे कई कुछ लोगों का 2 फिंगर्स चिपका हुआ है तो वो चलता रहता है। वो एरर जो है, उस एरर को रेक्टिफिकेशन कहाँ पे होगा? वो जीन लेवल पे रेक्टिफिकेशन होगा। वैसे उनका जो इश्यू है ना, वो टिश्यू में हो सकता है या तो जीन में हो सकता है जो इश्यू है ना? तो दैट कुड बी द थिंग्स। बट मैं क्या बताना चाह रहा था, सुपर बग के बारे में बता रहा था। सुपर बग वो है, जैसे हम लोग अगर एक छोटे से मेडिसिन, छोटे से डिसीज या छोटे से रोग के लिए एक बहुत पावरफुल वाला मेडिसिन ले लिए, तो क्या होगा कि अननेसेसरी हमारा बॉडी एक तो हाई पावर का मेडिसिन ले रहा है। दूसरा बड़ा क्या प्रॉब्लम हुआ कि अगर बाय द वे हम लोगों ने इम्प्रॉपर डोजेज ले लिया, तो हो सकता है बैक्टीरिया उस मेडिसिन से ज्यादा पावरफुल हो जाए जो आपके बॉडी के अंदर था। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक जब भी लेते हैं उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करते, जैसे ही हम लोग को ठीक लगने लगा वैसे ही एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं। बाय द वे,
कुछ दिन में बैक्टीरिया या वायरस ओवर पावर कर गया मेडिसिन को, तो अब उस पे मेन लाइन का मेडिसिन काम नहीं करेगा। और उस टाइप के जो बग्स या वायरस या बैक्टीरिया जिसको बोले हैं, तो ये उसको हम लोग सुपर बग्स या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वाला वायरस या बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, है ना, बहुत सारे ड्रग से रेजिस्ट करता है वो बैक्टीरिया या वायरस। और वो कहाँ पे पैदा हो रहा है? वो पैदा हो सकता है वेस्ट में, मेडिकल के वेस्ट में, वो हो सकता है आपके इम्प्रॉपर यूज करने से मेडिसिन के। तो नैनो टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक सकता है बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट डोसेज। सही डोज देके, जितना चाहिए उतना ही डोज देके, एंटीबायोटिक का इंटेक को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, और ज्यादा नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया पे असर करता रहेगा। मतलब एक मच्छर को आप चप्पल से भी मार सकते हो, जूता से भी मार सकते हो, गदा से भी मार सकते हो, तो वही है। तो जब एक हाथ से भी मर सकता है तो क्यों गदा को लाना, यही है। तो वही चीज है, क्यों इतना पावरफुल मेडिसिन देना। और बाय द वे एक आध मच्छर पावरफुल निकल गया जो कि सीधा गुड नाइट के मॉस्किटो कॉइल के ऊपर ही बैठ के आराम से रात भर बिताता है, तो वो तो सुपर मच्छर है, सुपर मॉस्किटो है ना। और उसके में क्या कैपेबिलिटी आ गई कि रोज आप जलाते हो गुड नाइट, है ना, रोज के रोज गुड नाइट जला रहे हो, पर उसको असर नहीं हो रहा है, हैबिचुअल हो गया। वो एक्चुअल में सुपर मॉस्किटो है। वैसे ही होता है बैक्टीरिया के साथ और वायरस के साथ, है ना, क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुआ है जहां पे ऑल द टाइम ऑल आउट या गुड नाइट जलता रहता है, वहीं पे पैदा हुआ है। ठीक है ना। तो नैनो, हाँ बोलो। सर जो मच्छर होता है उसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 24 आवर्स की होती है। हाँ तो सर वो मतलब ऑल आउट से रेजिस्टेंट कैसे उसमें जीन आ गए, मतलब वो पैदा होगा और हाँ फिर वो तो ऑल आउट से मर जाएगा, तो उसने जो अंडे हाँ। दिए वो इतने पावरफुल कैसे हो रहे सर? देखो क्या है, जो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं ना, है ना, तो क्या है, जैसे एक मच्छर प्रेग्नेंट थी, जब ना ऑल आउट जल रहा था उसी समय सारे बच्चे पैदा हुए। अब उसमें से एक बच्चा बच गया, और वो बच्चा को ऑल आउट का कोई असर नहीं है, और वो बच्चा फिर अगला जनरेशन अगले दिन देगा। उसमें से भी कुछ बच्चे फिर, अगर आज ऑल आउट की जगह गुड नाइट चालू कर दिया आपने, है ना, तो उसके भी 100 बच्चे में से एक आध बच्चा बचेगा जो कि गुड नाइट में असर नहीं है, और उसके बाप को ऑल आउट का असर नहीं था। अब अगले दिन क्या किया आपने, मॉर्टिन जलाया, उसके 100 बच्चे हुए और उसमें से एक बच्चा मॉर्टिन के लिए रेजिस्टेंट निकला। अब वो जो बच्चा है उसको ऑल आउट का भी असर नहीं हुआ, गुड नाइट का भी नहीं हुआ, और मॉर्टिन का भी असर नहीं हुआ, तो रेजिस्टेंट बन गया ना। यही है, वैसे ही बनता है ये सुपरबग और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट। मतलब हमको मच्छर मारने के लिए नैनो लेवल पे अपने को काम करना है। हाँ हो सकता है, इसलिए ना मेडिकल वेस्टेज का सही डंपिंग जरूरी है, नहीं तो वहां पे श्योरली मिल सकता है, और मिलता ही है। जैसे क्या है, हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट करता है डिटॉल, बोलता है कि 99.9% बैक्टीरिया मार देता है, मतलब ये कंफर्म है, डिटॉल का 0.01% बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं है, एक आध बैक्टीरिया बच जाएंगे। अब जो पर्सन रोज डिटॉल यूज कर रहा है, तो वो 0.01% का अगला जनरेशन जो आएगा, वो बैक्टीरिया डिटॉल के लिए हाँ उसके लिए हार्मफुल नहीं है डिटॉल, है ना। तो यही होता है, इसलिए ना कोई भी मेडिसिन हो या कोई भी एंटीबायोटिक हो, उसको रोज यूज नहीं करना है, या तो चेंज करते रहना है ना, चेंज करते रहना, ताकि वैसे वो सुपर पावर वाले बैक्टीरिया, वायरस या वो मॉस्किटो पैदा ना हो सके। इसलिए हर दिन डिटॉल भी यूज करना इज नॉट गुड। ठीक है ना, हर दिन डिटॉल भी यूज करना इज नॉट गुड, क्योंकि दो बेनिफिट होगा हर दिन डिटॉल नहीं यूज करने से। एक तो क्या है, डिटॉल का असर मेंटेन रहेगा सराउंडिंग पे। दूसरा क्या होगा, आपका बॉडी भी कुछ बैक्टीरिया को मारने को सीखेगा, है ना। जैसे क्या है, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल का इम्यूनिटी स्लम में रहने वाले बच्चों का है, मुंबई के, क्योंकि उन लोग इतना गंदगी में रह जाते हैं कि उनका बॉडी इतना पावरफुल हो चुका है कि कुछ भी चीज असर नहीं कर रहा है ना। तो हाँ हैबिटेट, और वो सिर्फ वो नहीं, उसके कई जनरेशन से चल रहा है, वो कई जनरेशन से चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि हमेशा फ्लोर क्लीन रहे तभी अच्छा है,
कुछ उसको मिट्टी खेलने दो ताकि थोड़ा बहुत उसके बॉडी में रेजिस्टेंस आएगा, है कि नहीं? है क्या? हाँ, होना चाहिए। डिफेंस के सेक्टर में बहुत बड़ा यूज है नैनो टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हमारे पास जो बहुत बड़ा चैलेंज है डिफेंस के सेक्टर में वो है ड्रोन, है ना? और ड्रोन के साथ क्या इशू होता है? ड्रोन, हाँ ना, ड्रोन ड्रोन एक बड़ा इशू है। अब ड्रोन क्यों बड़ा इशू है? क्योंकि ये काफी लोअर लेवल पे उड़ता है, काफी ऊपर लेवल पे उड़ता नहीं है। अगर ऊपर लेवल पे उड़ता तो रडार डिटेक्ट कर लेता और मार देता, पर ड्रोन नीचे लेवल पे उड़ता है। अब उससे भी छोटा अगर समझ लो नैनो लेवल का कोई अपना ड्रोन उड़ रहा है ना, जो कि बहुत सारा डिटेक्शन कर रहा है, उसको मारना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। ये तो ड्रोन हमारे लिए टेंशन बन चुका है, तो सोचो नैनो लेवल के जो इक्विपमेंट्स आएंगे जो डिटेक्शन करेंगे सारा चीज को, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो डिफेंस में अगेंस्ट डिफेंस और अगेंस्ट अटैक दोनों के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है। हाँ, वैसे टाइप का वो भी नैनो फाइबर से बने रहते हैं ना, वो भी नैनो फाइबर से बने रहते हैं। एक और चीज होता है प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या है कि एग्जैक्टली जैसा जिस जगह पे हिट करना है वही प्रिसिशन के साथ हिट करने के लिए अपने को नैनो लेवल का एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक, अभी रिसेंटली रशिया ने 6 मिसाइल्स डाले यूक्रेन में, जिसमें से 5 मिसाइल्स को इसने एंटी मिसाइल से उड़ा दिया यूक्रेन ने। एक ही मिसाइल बस उसको हिट कर पाया। मतलब एंटी मिसाइल्स, उनके पास भी मिसाइल्स होते हैं मिसाइल के अगेंस्ट के लिए। जैसे हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, कोई भी बाहर से मिसाइल आएगा तो हम लोग उसको पृथ्वी मिसाइल से मार सकते हैं। हाँ, हवा में ही उसको खत्म कर देना, है ना? तो यूक्रेन ने वो टेक्नोलॉजी लेके रखा हुआ था, जिससे रशिया का जो 6 मिसाइल्स में से 5 तो उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना, 6वें मिसाइल्स को। हाँ, अभी, हाँ, प्राइम मिनिस्टर का यूक्रेन के साथ, हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर वहां पे भी गए थे, पपुआ न्यू गिनी। सुना है पपुआ न्यू गिनी के बारे में? यस सर। सुना ना? कहाँ पे है पपुआ न्यू गिनी? सर वो पैसिफिक ओशन में। चलो थोड़ा घूम के आते हैं। पैसिफिक ओशियन में। सर अफ्रीका के पास है, अफ्रीका में ही है। अफ्रीका में है? सर आप ही ने तो बताया था शायद। वो गिनी है। अच्छा, वो अलग है। यहाँ पे 2 था, गिनी और गिनी बिसाऊ। पपुआ न्यू गिनी नहीं बोला था मैंने, देखो गिनी और गिनी बिसाऊ। हम लोग जा रहे हैं पपुआ न्यू गिनी, तो इसके लिए यहां पे आना पड़ेगा, इंडोनेशिया। ये, हाँ, पपुआ न्यू गिनी, ये वाली बात करो, इसके बारे में बात कर रहा हूं। पपुआ का आधा पोर्शन इंडोनेशिया का है और आधा पोर्शन उसका अपना कंट्री का है। यहाँ पे अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करने गए थे, है ना, पपुआ न्यू गिनी में। ये इसका पार्ट है। पैसिफिक ओशन के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जिसमें सोलोमन आइलैंड्स है, फिजी है। कुछ दिन पहले फिजी में गए थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, लास्ट ईयर गए थे, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है पैसिफिक के, जो कभी कभी न्यूज में रहते हैं। इस बार पूछ सकता है पपुआ न्यू गिनी के बारे में। ये सब जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इसको कभी ना कभी रशिया ने यूज किया है या मिसयूज किया है, या कभी यूएस ने मिसयूज या यूज किया है, या कभी चाइना ने यूज या मिसयूज किया है ना। ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो अभी इंडिया इसके साथ रिलेशन थोड़ा सा ठीक कर रहा है। ठीक है, तो मैं बता रहा था यूक्रेन के बारे में, है ना। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन, जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, मीट किए थे, है ना। जेलेंस्की जो है वो मीट किए थे। तो ये डेवलपमेंट को देखते रहना, अभी क्या क्या चीजें हो रही हैं।
हाँ, तो हम लोग डिफेंस के सेक्टर की बात कर रहे थे। तो डिफेंस सेक्टर में इसका जो यूज है वो ये है कि हम लोग इजी तरीके से या प्रिसीजन से ऐसे टूल्स बना सकते हैं जो कि स्पाई करने में भी यूज हो, इंटेलिजेंस गैदर करने में भी यूज हो, एट द सेम टाइम इंटेलिजेंस को न्यूट्रलाइज करने में भी यूज हो, दोनों तरीके से, ठीक है ना। न्यूट्रलाइज करने में भी इसका यूज हो सकता है नैनो लेवल पे। एग्रीकल्चर लेवल पे भी इसका बड़ा यूज है, जैसे बायोसेंसर्स होते हैं, है ना। ये क्या कर सकते हैं, ये कहीं भी किसी भी क्रॉप में कहीं पे भी कुछ कीड़ा लगा है या कुछ भी ऐसे इंसेक्ट्स या पेस्ट लग गए हैं, उनको राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो बायो, हाँ, ड्रोन का भी यूज हो सकता है, नैनो सेंसर्स का भी यूज करके, है ना, नैनो लेवल के सेंसर्स का भी यूज करके। एज वेल एज कुछ कंटेमिनेशन हुआ है, कुछ गंदगी आ गया है, उसको भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है, सो दैट रादर देन पूरा क्रॉप फेल हो जाए, पूरा फसल खराब हो जाए, उससे अच्छा उसको राइट टाइम पे अगर हम लोग ने डायग्नोज कर लिया तो हो सकता है लैक्स ऑफ रुपीज का हमारा जो नुकसान था वो बच जाए। इसके अलावा भी ऐसा है कि जैसे फूड खराब हुआ है या नहीं खराब हुआ है, खाना खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आइडेंटिफाई करना हम लोग स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं कि खराब है या अच्छा है। बट अगर कोई चीज खराब होने के कंडीशन में है, एडिबल नहीं है बट स्मेल नहीं है, अभी स्मेल आना चालू नहीं हुआ है, वो भी चीज इससे पॉसिबल हो जाएगा अगर हम लोग नैनो लेवल का सेंसर्स लगा सकते हैं, या हम लोगों ने ऑर्डर जो कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्डर को डिटेक्ट कर लिया सेंसर से, है ना। जो स्मेल है उसको हम लोगों ने सुन लिया पहले से ही नैनो टेक्नोलॉजी से। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन। यूपीएससी के मेंस में इस तरीके से सारे का आपको डिटेल लिखना है और उसका बेनिफिट हर फील्ड में डालना है। हम लोगों ने अभी डिफेंस के फील्ड में देखा, हम लोगों ने अभी एग्रीकल्चर के फील्ड में देखा, इसके, हाँ, मेडिकल में देखा। अब फोर्थ है इसका एप्लीकेशन जो है वो है सॉइल के हेल्थ के लिए, सॉइल के लिए, हेल्थ के लिए। हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर मेंस में अपन लिखेंगे तो रूपरेखा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रूपरेखा। हाँ, रूपरेखा, देखो देखो आप रूपरेखा स्ट्रक्चर बना सकते हो, पर वो रफ में बनाओगे, है ना, वो रफ में बनाओगे। आप जो क्वेश्चन पूछे हो वो एग्जाम के हॉल में पूछ रहे हो कि आप इन एग्जाम के जनरल? हॉल में सर। हाँ, एग्जाम के हॉल में जब भी क्वेश्चन आता है, अगर 15 नंबर का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, बैक साइड में रफ होता है, इसका स्ट्रक्चर बना लो, मैं इसमें बेनिफिट, इसका लॉस, ये सब एप्लीकेशन लिखने वाला हूँ, तो उसके बाद उसको वहां पे पुट कर दो। धीरे से वो जो स्ट्रक्चर है वो माइंड में ही आने लग जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, क्या करना, जैसे क्वेश्चन आया ना तो पहले फ्रेमवर्क बना लो, रूपरेखा बना लो, वही क्वेश्चन पेपर में छोटा छोटा लिख लो, या तो क्वेश्चन पेपर में अलाउ करता है तो, अदरवाइज क्या करो, पीछे रफ में तुरंत से उसका एक स्ट्रक्चर बना लो और उस तरीके से फिर उसको वहां पे डाल दो। तो आंसर राइटिंग में नहीं लिखने हैं। हाँ, आंसर आंसर राइटिंग में वहां राइटिंग नहीं 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 नहीं, आंसर मेन सर आंसर में और नहीं एसी लिखना में, है। और एसी में भी नहीं। किसी में भी आपका रफ वर्क नहीं होना चाहिए, फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए, जो रूपरेखा है जी वो मेन आंसर में कहीं नहीं होना चाहिए, वो रफ का ही काम है। कभी कभी ओके सर, बेंच में थैंक भी आपको बहुत सारा आंसर मिल जाता है बेंच में भी आपको बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरा यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट था, तो जो एक गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है आप लोग को, है ना, नॉर्मली, तो गवर्नमेंट स्कूल में ना वहाँ पे हिस्ट्री का एक बड़ा सा चार्ट लगा हुआ था वहाँ पे, और फॉर्चुनेटली एक क्वेश्चन मेरा उस चार्ट से आ गया, और चार्ट मेरे ही राइट साइड में, मेरे राइट साइड में लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है, बस वैसी नजर भी चाहिए आपको कि बगल में आंसर है उसको खोजो। सर और हेडलाइन तो नाम, हाँ वो बना हुआ है, वही वही है, तो नोटिस नहीं, प्रेशर इतना रहता है कि हम लोग नोटिस नहीं कर पाते, पर एक्चुअली रहता है चीजें। अच्छा, तो कैसे राइटिंग वगैरह सब कुछ फॉर्मेट बने हुए थे, हाँ हाँ हाँ,
बढ़िया, ऐसा है तो बहुत क्लू मिल जाता है। क्या होता है ना, चीटिंग क्यों नहीं करना चाहिए इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। क्या है, चीटिंग करने से ना क्या है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और एक क्वेश्चन के कारण से ना जो बाकी 99 क्वेश्चन हम लोग का बनने वाला है ना, उसके लिए ना हाँ टाइम वेस्ट होता है ना। जो सीरियस लोग हैं ना, उनको ना कोशिश ये करना चाहिए कि लास्ट लास्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर करें, है ना। बाकी टाइम पे जो बन रहा है उसको पहले बना के खत्म करो, वो टाइम वेस्ट करता है एक्चुअल में। और क्या होता है ना, जैसे अगर हम लोगों को जो चाहिए याद करना है वो चीज सामने दिख गया, तो ब्रेन काम करना थोड़ा कम कर देता है, फिर हम लोग पूरा वही चीज लिखने लग जाते हैं। जैसे क्या है, अगर किसी का आंसर नहीं पता था, बगल वाले का आंसर दिख रहा है, तो ना जो चीज लिखा है उसको पूरा एक एक लाइन बाय लाइन लिखोगे, उसके बाद ब्रेन अप्लाई करोगे भी नहीं, ये हो जाता है। आंसर सामने मिल जाने से ये डिफिकल्टी हो जाती है कि आपका ब्रेन का एप्लीकेशन खत्म हो जाता है ना। वो हम उस क्वेश्चन में ना करके दूसरे क्वेश्चन में कर सकता है। हाँ हाँ, नॉर्मली एग्जाम हॉल ना बहुत स्ट्रिक्ट होता है, अच्छा होता है, और यही अच्छी बात है यूपीएससी के साथ। पूरा कवर रहता है। नहीं, बहुत ही घटिया टेबल मिले रहेगा, है ना। गवर्नमेंट स्कूल के टेबल्स मिलेंगे, पंखा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। वो स्पीड से चलने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो भी गर्मी के दिन में एग्जाम होता है, बढ़िया। हाँ, तो प्राइवेट में दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और रुको, पहले कितने घंटे का है ये आप लोग पहले आप ही लोग बताओ कि कितने घंटे का होता है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन? 4 घंटे का? 3 घंटे का। नहीं, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। 3 घंटे का होता है। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं सर, हाँ 2 पेपर होते हैं, और प्रीलिम्स और सीसेट 2 पेपर, है ना। तो प्रीलिम्स का पेपर 1 वाला जो पहला पेपर है, वो जीएस का जो पेपर है वो कितने घंटे का है? 3 घंटे का? अंदाज लगा रहे हो? 2 घंटे का, 2 आवर्स का, 2 आवर्स का प्री का पेपर, 2 आवर्स का सीसेट का पेपर। 2 घंटे का, दोनों का 2 घंटे का होता है। एक में 100 क्वेश्चन होते हैं, एक में 80 क्वेश्चन होते हैं। प्री में जीएस में 80 क्वेश्चन सीसेट में होते हैं, 80 क्वेश्चन सीसेट में होते हैं, 100 क्वेश्चन जीएस में होते हैं, ठीक है। कम पड़ता है टाइम सीसेट में, 4 आवर्स, 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स। हाँ, बट बीच में 2.5 घंटे का गैप रहेगा, है ना, तो इस बीच में हाँ लंच के लिए, तो 2 घंटा वो 2 घंटा ये, एक ही दिन में 2 पेपर। और मेंस में 3-3 घंटे का 2 पेपर एक ही दिन में होता है, ठीक है ना, मेंस में, ठीक है। तो जीएस का 100 क्वेश्चन 2 घंटे का, सीसेट का 80 क्वेश्चन 2 घंटे का। नहीं होता, अब होना चाहिए अलग बात है, पर वो नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, इसलिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं उसमें, सीसेट में 80 क्वेश्चंस इसलिए रहते हैं, कम क्वेश्चन होते हैं। हाँ, मेन में 20 क्वेश्चन होते हैं, पर वो 20 क्वेश्चन नाम के हैं, एक क्वेश्चन में मल्टीपल सब क्वेश्चन भी होता है। जैसे पहला क्वेश्चन में नॉर्मली एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 5 पार्ट रहेंगे, है ना, और पांचों का आंसर करना है ना। बट वो अच्छा है, थोड़ी शॉर्ट हो जाते तो इससे क्या है, देखो डेफिनेटली वो 5 क्वेश्चन में से ना 1-2 नहीं बनते रहेंगे, पर वो जो 2-3 बनते रहेंगे ना, उसका ना आंसर आप कर दोगे ना, तो उसका मार्क्स ज्यादा अच्छा आएंगे एज कम्पेयर टू पूरा 15 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, उससे ज्यादा। तो ज्यादा अच्छा है कि उसका पार्ट बाय पार्ट कर दिया रहे, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, कि उससे क्या है, हर एक पार्ट में आंसर मिलेगा। उसमें क्या है, एक आध चीज नहीं पता है तो पूरा 15 मार्क्स का चला गया, पर एटलीस्ट उसमें 5 क्वेश्चन में से 2-3 तो बनेगा ही आपका, है ना, ऐसा रहता है। तो खैर, हम लोग आ रहे थे सॉइल के हेल्थ के बारे में। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछो। सर मेंस आंसर राइटिंग अपन लिखते हैं तो उसमें क्या हेडलाइन मतलब टॉपिक वाइज लिखेंगे, 10 अंक और 15 अंक का आता है, तो उसमें टॉपिक वाइज मतलब मतलब बुलेट में ना, ऐसे लिख रहे हो ना,
पॉइंट बाय पॉइंट बोल रहे हो ना? जी सर, पॉइंट नहीं, नहीं सर, हम्म, तो लाभ हानि का जैसे ऐसे टॉपिक डालते ना वो बोल रही थी। देखो अगर आप बोल रहे हो कि जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन लिख के आंसर लिखना है या कंक्लूजन लिख के आंसर लिखना है, वैसा नहीं लिखना है, वो हेडिंग नहीं डालना है। अब जैसे आप मेंस का क्वेश्चन है ना, जिस क्वेश्चन पे सपोज आपको पूछा है कि सॉइल हेल्थ का इंडिया का सिनारियो क्या है, तो आपने सॉइल हेल्थ का इंडिया का सिनारियो बताया, इसके बाद बताया कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या सिनारियो है, तो इंडिया और वर्ल्ड वाला हेडिंग डाल दिया। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड का एक एग्जांपल डाला, वो डाल दिया। फिर इसके फ्यूचर एप्लीकेशंस डाले। तो इस तरीके से हेडिंग डाल सकते हो आप, हेडिंग डालने में कोई इशू नहीं है ना? ओके सर जी। जो जो थॉट हो सकता है उससे रिलेटेड सारा डालने की कोशिश करो। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि सारा को मैं पॉइंट बाय पॉइंट डॉटेड फॉर्म में डालूं क्या नहीं डालूं, तो यस ये भी डाल सकते हो जब टाइम कम है, पर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को ऐसा मत लिखना, है ना, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट मत लिखना। हाँ, जैसे अपन पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते वैसे नहीं करके सेंटेंस के फॉर्म में लिखना जब भी आंसर लिखोगे। हाँ, कुछ चीजें आपको मार्क करने के लिए आप अलग से डाल सकते हो, मतलब एक आंसर का सब आंसर हो सकता है, छोटा आंसर में कहीं पे पॉइंट डाल दिया, दैट्स डिफरेंट थिंग, पर कंप्लीट आंसर को इस तरीके से नहीं लिखना अनटिल अनलेस उसमें एन्यूमरेट वर्ड यूज नहीं किया है। अगर ये वर्ड यूज कर लेता है एन्यूमरेट, है ना, तो मतलब पॉइंट में लिखने के लिए बोलता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में लिखा रहता है एन्यूमरेट, तो आपको फिर पॉइंट बाय पॉइंट में लिखना है पूरा। अगर उसमें एन्यूमरेट लिखा है, उसमें लिखा रहता है डिस्कस, है ना, एग्जामिन, है ना, तो ये सब अलग अलग वर्ड है, ये टोटल 17 वर्ड्स होते हैं, हर एक का मीनिंग अलग अलग है। एक्सप्लेन, हाँ, ब्रीफ, तो इस तरीके से हर में आंसर का पैटर्न अलग अलग होगा। हाउ टू राइट आंसर मैं एक क्लास लूंगा, उसमें समझ आ जाएगा आपको। तो एन्यूमरेट जब बोलता है तब आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है ना? तो हम लोग सॉइल हेल्थ से चले गए एन्यूमरेट पे। अब सॉइल हेल्थ एक बड़ा इशू है, गवर्नमेंट ने पहले इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर नाउ इट इज लास्ट 3 to 4 ईयर से सॉइल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने रिसेंटली एक समिट का होस्टिंग किया था, जैसे अभी अभी G20 का अभी होस्ट कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, G20 को होस्ट कर रहे हैं अभी, वैसे ही हम लोगों ने UNCCD का होस्टिंग किया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, है ना। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है ना, जो कि रेगिस्तान बनने से रोकती है, तो उसका हम लोग ने एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, सर वो फुल शॉर्ट फॉर्म फिर से बताइए ना एक बार। UNCCD, CCD तो सुना होगा, CCD कैफे कॉफी डे वाला, और उसमें UN लगा दो, है ना। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। इसका मीनिंग ये हो रहा है डेजर्टिफिकेशन को रोकना, रेगिस्तान जो बन रहा है उसको रोकना, और उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए ये जो कमिटी है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंडिया ने होस्ट किया था, क्योंकि इंडिया में हमारा बहुत सारा ऐसा एरिया है जो डेजर्टिफाई हो रहा है, बंजर हो रहा है। जैसे है, अगर हमारा ये जो एरिया है, सॉरी, है ना, ये जो राजस्थान वाला एरिया है, अगर इतने एरिया पे डेजर्ट है तो वो धीरे धीरे करके इतना फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है ना, तो आसपास का एरिया डेजर्टिफाई होता जा रहा है, रेगिस्तान बनता जा रहा है। तो ये जो डेजर्टिफिकेशन के कारण से जो अच्छा सा फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जमीन है, वो भी खराब होते जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो रेत के टीले, सैंड के ड्यून्स होते हैं, वो सैंड धीरे धीरे यहाँ पे आते जाते हैं, इधर पे आते जाते हैं उड़ उड़ के, जिसके कारण से आसपास का लैंड भी ना
डेजर्टिफाई हो जाता है। और अगर एट द सेम टाइम हम लोग क्या किए, अगर यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग कर दिए, यहाँ पे गाय भैंस को ज्यादा चरा दिए, तो वहां पे क्या हो जाता है कि वो एरिया डेजर्टिफाई होने के लिए इंटेंसिफाई हो जाता है, फास्ट हो जाता है उसमें रेगिस्तान बनने का प्रोसेस, तो वो जमीन भी बंजर होने लग जाती है। तो इसके अगेंस्ट में यूएनसीसीडी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, तो उसमें से एक रिकमेंडेशन ये था कि सॉइल का हेल्थ को चेक करते रहो, है ना, मिट्टी के हेल्थ को चेक करते रहो, कहीं वो डेजर्टिफाई तो नहीं हो रहा है, बंजर तो नहीं हो रहा है। और सॉइल का हेल्थ को चेक करने का एक अच्छा तरीका है कि अगर हम लोग इसमें जितना अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटनाशक जितना डालते हैं या फर्टिलाइजर डालते हैं, तो जितना ज्यादा हम लोग डालते हैं, क्या वो सॉइल उस मिट्टी, वो जो मिट्टी है वो उसको होल्ड कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा, या उसको वाकई में उतनी नीड है जितना आप डाल रहे हो। जैसे क्या होता है, नॉर्मली इंडिया में जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं वो एनपीके के होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के होते हैं नॉर्मली। अब अगर बाय द वे आपके सॉइल में फास्फोरस ऑलरेडी होता है, तो आपको डालना था नाइट्रोजन या पोटाश, है ना, क्योंकि फास्फोरस तो ऑलरेडी है आपके में। तो क्या है, अननेसेसरी अगर हम लोगों ने उसमें डाल दिया तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें सेलिनेशन, सेलिनिटी बढ़ जाएगी, मतलब उसमें ज्यादा सॉल्ट टाइप का आने लग जाएगा और सॉइल का हेल्थ खराब हो जाएगा। हाँ, ये बता रहा हूँ। तो अभी तो मैं सॉइल का हेल्थ कैसे खराब होता है ये देख रहे हैं, और सही है, वही चीज है उसका। तो हेल्थ जो खराब होने का रीजन होता है, या तो हम लोग ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, या तो ज्यादा इरिगेशन कर रहे हैं, ज्यादा पानी डाल रहे हैं, और या तो हम लोग ज्यादा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं तो फार्मर का जो पैसा है वो ज्यादा लगता है, ज्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं तो फार्मर का पैसा ज्यादा लगता है, फिर सॉइल भी खराब होता है, और गवर्नमेंट का भी उसका लोन को माफ करना पड़ जाता है लेटर ऑन, गवर्नमेंट का भी पैसा जाता है ना, लोन वेवर करता है ना गवर्नमेंट कई बार कि किसानों का लोन को माफ कर दिया, है ना। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ, फर्टिलाइजर ज्यादा डालने से गवर्नमेंट का लॉस हुआ और फार्मर का भी लॉस हुआ, और सॉइल परमानेंटली डैमेज हो गया। तो नैनो टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है कि अगर हम लोग सॉइल की रिक्वायरमेंट समझ लिए कि कितनी ज्यादा उसमें रिक्वायरमेंट है, तो इससे हम लोग प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल सकते हैं, है ना, प्रॉपर अमाउंट में डाल सकते हैं। इससे कैंसर होने का भी जो डेंजर होता है, खतरा होता है, वो टल सकता है, क्योंकि हम लोग केमिकल्स को कम से कम खा रहे हैं। जैसे एक कई लोगों को ये इश्यू आता है यूरिक एसिड का, है ना, कई लोगों को ये इश्यू आता है यूरिक एसिड का, मतलब उनके ज्वाइंट में पेन होने लग जाता है, ज्वाइंट में पेन होने लग जाता है, और उसका रीजन ये होता है कि नाइट्रोजन या प्रोटीन के कंपोनेंट वो ज्यादा खा रहा है ना, प्रोटीन या नाइट्रोजन के कंपोनेंट ज्यादा खा रहा है। बट उसने बोला कि मैं तो ज्यादा नॉनवेज खाता नहीं, दाल भी ज्यादा पीता नहीं, पर मुझे कैसे यूरिक एसिड हो गया, है ना, मुझे कैसे यूरिक एसिड हो गया। तब पता चला वो जो लीफी वेजिटेबल्स खाता था, जो सब्जियां खाता था, है ना, उसमें यूरिया इतना डला रहता था जिसके कारण से उसके बॉडी में अननेसेसरी यूरिक एसिड आ गया। लीफ की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भाजी ज्यादा खाता है, सब्जियां जो लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, उनको बहुत प्रॉपरली वॉश करना पड़ता है, जिससे ये इस टाइप के इश्यूज कम से कम आए। तो ये तो मैं यूरिया के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अननेसेसरी आपकी बॉडी में जाती हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जो चिकन, तो चिकन को सेफ रखने के लिए और उसको डिसीज लेस रखने के लिए बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। जो ब्रायलर चिकन होता है उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, और एक सर्वे में निकला कि अराउंड 48% जो ब्रायलर है, चिकन है, उसमें एंटीबायोटिक बहुत लार्ज अमाउंट पे है। अब जो पर्सन उसको खा रहा है उसके बॉडी में अननेसेसरी एंटीबायोटिक जा रहा है, तो नॉर्मल एंटीबायोटिक उस पर्सन में
काम नहीं करेगा, क्योंकि वो रेगुलर वे पे एंटीबायोटिक खा रहा है थ्रू चिकन, है ना। तो ये है, तो क्या है, जब ज्यादा अपन अननेसेसरी कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और लॉन्गर ड्यूरेशन में वो मैग्नीफाई होता जाता है, होते जाता है, जुड़ता जाता है, मतलब ऐड ऑन होता जाता है बॉडी में। जो चीजें ऐसी हैं जो निकल नहीं पाती है ना, तो वो चीज क्या है, एक्यूमुलेट होते जाएगा, वो मैग्नीफाई भी हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। आप सोचो, एक ही जगह का खेत का, एक ही जगह का चावल आप हर रोज खा रहे हो और वो बहुत यूरिया डालता था, तो बॉडी में धीरे धीरे करके यूरिया जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब बॉडी उसको हटा नहीं पाएगा, है ना, तो वो एक्यूमुलेशन हुआ, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट हो गया। ये तभी होता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, 30 साल 32 साल में हम लोग एक ही चीज खा रहे हैं, एक ही टाइप का चीज खाते हैं, एक ही जगह का राइस यूज करते हैं, एक ही जगह का वेजिटेबल यूज करते हैं, तब ऐसा हो सकता है ना। और वो नेचर में कैसे हार्म करता है, बाय द वो मर गया कैंसर के कारण से, वो पर्सन कैंसर के कारण से मर गया क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया था। अब उसको अगर वल्चर्स खाते हैं, चीलबाज खाते हैं, तो उनके बॉडी में भी वो चला जाता है और पूरा फूड चेन में चला जाता है, और उसको एक्चुअल में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एक्यूमुलेशन क्या हुआ, जब आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होता गया ओवर 30 ईयर्स 40 ईयर्स ऑफ टाइम। मैग्निफिकेशन क्या हुआ कि आपके बॉडी से फूड चेन में चला गया, वल्चर्स के, चीलबाज के में चला गया। अब चीलबाज के में चला गया, वल्चर्स में चला गया, अब चीलबाज को जो खाएगा, जो भी उसका डेड कैरेकस खाएगा, डेड मटेरियल खाएगा, उसके में भी जाएगा। तो ये होता है, इसलिए ना ये सॉइल का हेल्थ बहुत मैटर करता है। हम लोग कहां से आए थे, सॉइल की हेल्थ से। सॉइल में ज्यादा पेस्टिसाइड गया तो जो कंज्यूम किया उसके में ज्यादा पेस्टिसाइड आए, उसकी डेथ हुई कैंसर से, तो उसके कारण से वल्चर की भी डेथ होने लगी कैंसर से, या कैंसर, या एक्चुअली उसके में कैंसर नहीं होता, उसका जो अंडा होता है, एग होता है, उसका शेल थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण से उसमें बच्चे नहीं आ पाते, है ना, और इमेच्योर हो जाते हैं, और उसके कारण से उसका अगला लेवल का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, अराउंड 99% वल्चर्स जो हमारे अर्थ में थे वो खत्म हो चुके हैं, जो चीलबाज हैं 99, क्योंकि वो वल्चर ऐसे होते हैं जो कि नॉट ओनली ह्यूमन को खाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लास्ट के फूड चेन है। मतलब कहीं का भी कोई भी पोल्यूशन के कारण से कोई मरा है, वो वल्चर्स में वो आ जाता है। बचा कुचा रहता है, और मोस्टली जो मरा है उसके में चांसेस हो सकते हैं कि वो उसके कारण से मरा है। और वो ऐसा एक बॉडी नहीं खा रहा है, वो ऐसे हजारों लाखों बॉडी खाएगा, और ओवर द टाइम उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होके मैग्नीफाई हो जाता है ना। एक आदमी साल भर में 30 साल में एक्यूमुलेट किया, और वैसे वो 30 आदमी खाया है, इसलिए मैग्नीफाई हुआ। मेरे में एक्यूमुलेट होता है, पर मेरे ऊपर के फूड चेन में मैग्नीफाई होता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, लाइफ टाइम में 50 मुर्गा खाया, बाय द वे, तो हर एक मुर्गे में उसके लाइफ टाइम में कितना आया होगा पोल्यूशन, है ना, और उतना मेरे में एक बार में आ गया होगा। ठीक है ना, ये है। तो हाँ, तो सॉइल के हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है, ताकि प्रिसाइज लेवल का फार्मिंग कर सके, सही टाइम से सही मटेरियल्स को डाल सके। वाटर का ट्रीटमेंट या वाटर का कंटामिनेशन को रोकने के लिए भी इसका यूज है, क्योंकि पानी से, वाटर से काफी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं अगर ये पोल्यूटेड है। तो हम लोग नैनो मेम्ब्रेन्स लगा के वैसे जो टॉक्सिक वाटर है उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि आरओ जो है वो कैसे काम करता है, वो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं बहुत थिन मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसमें से पानी को फोर्सफुली डालता है, जिससे बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो रुक जाते हैं, और इधर जो निकलता है वो प्लेन प्योर वाटर निकलता है ना। मेम्ब्रेन्स बहुत सारे लेयर लेयर टिश्यू पेपर टाइप का लेयर होता है उसमें, और उसमें से पानी को थ्रो किया जाता है, पंप किया जाता है। इसलिए जो आरओ होता है वो हम लोग बोलते हैं बहुत साफ है, क्योंकि वो पार्टिकल को भी हटा देता है, बैक्टीरिया को भी हटा सकता है, वायरस को नहीं हटा पाता, है ना, वायरस को नहीं हटा सकता, पर बाकी बड़े बड़े पैथोजेंस को वो हटा देता है।
हाँ, मिनरल्स को भी हटा देता है ना आरओ। तो सारे पोल्यूशन को वो एक लेवल का हटा देता है। वैसे एक चीज पूछना चाह रहा था मैं, आरओ जो मशीन्स होते हैं वो एक्टिव डिवाइस होते हैं कि पैसिव डिवाइस होता है? एक्टिव और पैसिव मतलब समझते हो? मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आज तक ऐसा कोई प्यूरिफायर सुने हो जिसमें आरओ है और बिजली नहीं देना पड़ता? नहीं, है कि नहीं? मतलब मेम्ब्रेन में प्रेशर डालने के लिए आपको मोटर चाहिए और मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जबकि कार्बन का जो फिल्टर होता है जो घर में रहता है, जो बिना बिजली के चलता है, जो पहले यूज होते थे, 2 रॉड होते थे, कार्बन के भी फिल्टर होते थे, कैल्शियम के भी फिल्टर होते थे, वो क्या करते थे, वो पैसिव डिवाइस होते थे। जिसमें अभी भी आप देखोगे टाटा वाटा का आता है, स्वच्छ आता है, या लिव प्योर वगैरह का आता है, जिसमें पानी बस डाल दो वो प्यूरिफाई होकर नीचे आ जाता है। वो पैसिव डिवाइस। हाँ, उसमें कार्बन का फिल्टर होता है और क्लोरीन होता है ना, कार्बन का फिल्टर और क्लोरीन होता है। तो वो पैसिव डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, पर वो भी पानी को क्लीन करता है। पर कार्बन का जो पोर्स होते हैं वो रिलेटिवली बड़े होते हैं एज कंपेयर टू जो नैनो मेम्ब्रेन्स होते हैं जो आरओ के अंदर में होते हैं उसके कंपैरिजन में। समझ आया कि नहीं मैं जो बोला? डिपेंड्स, आपका पानी कितना पोल्यूटेड है। आपका पानी बैक्टीरिया के कारण से पोल्यूटेड है तो आरओ की जरूरत ही नहीं है, उसको यूवी रेस दे दो, मर जाएगा, है ना, या क्लोरीन दे दो। बट आपका पानी पोल्यूटेड इसलिए है क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स डले हैं या आसपास में फैक्ट्रीज हैं, तो आपको आरओ वाटर की जरूरत है ना। अगर आप ग्राउंड वाटर लेते हो और आसपास में सेप्टिक टैंक वगैरह है ना, तो मान के चलो उसमें पैथोजेंस होंगे, तो आपको यूवी की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बट आसपास में फैक्ट्री तो आपको आरओ की जरूरत है। वैसी अगर आपका घर रिवर के उस जगह पे है जहां पे रिवर एंड होने वाला है, तो रिवर पूरा पोल्यूशन लेके आपके पास आया है, तो वहां के ग्राउंड वाटर में भी सारा पोल्यूशन है, तो आपको आरओ वाटर की जरूरत है। जैसे गंगा के अपर कोर्स में उत्तराखंड या हिमालय में, वहां पे उनको ज्यादा पोल्यूशन क्लीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंगा वहीं पे नीचे आई है अभी अभी मेल्ट होके। उसको सिंपली कार्बन के फिल्टर से काम हो जाएगा और थोड़ा बहुत क्लोरीन के फिल्टर से हो जाएगा। बट जो बंगाल में रह रहे हैं, जो गंगा के सबसे एंड के पास है, वो पूरा पोल्यूशन यूपी से लेके बिहार से लेके सारा पोल्यूशन लेके वहां पे आया है, तो उनको आरओ की भी जरूरत है और हो सकता है यूवी की भी जरूरत हो, पर आरओ की डेफिनेटली जरूरत है। समझ गए ना? तो इसलिए डिपेंड करता है कि कौन से वाटर की आपकी जरूरत है। आरओ नॉर्मली क्लियर कर देता है, तो आपको तो पता नहीं रहता कि क्या है आपके आसपास में। हो सकता है आपके पास में हैवी मेटल है, आर्सेनिक आर्सेनिक का कचरा है, और क्यों आर्सेनिक का कचरा है आपके आसपास में ना, लोग बैटरी को डंप कर दिए थे, लेड वगैरह सब आ गया है उसमें, और लेड बहुत खतरनाक है, उसको क्लीन करने के लिए फिर से आपको आरओ चाहिए। हाँ, क्या क्वेश्चन है ऑनलाइन में? सर एक एडवर्टाइज आता है जिसमें कैंट आरओ प्लस यूवी ऐसा क्यों लिखा रहता है फिर? हाँ, देखो क्या है, आरओ यूवी क्या? यस, देखो कैंट जो हो रहा है या कोई भी प्यूरिफायर है, अगर आरओ यूज कर रहा है तो मतलब बहुत सारे फाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, उसको साफ कर दे रहा है, पर इट डजंट मीन कि सारे बैक्टीरिया को साफ कर दे रहा है। यूवी रहता है तो उसको किल करता है ना, यूवी रहेगा उसको किल कर देगा, मार देगा। आरओ रहेगा उसको छान देता है, तो छानने में ऐसा हो सकता है कि कुछ बच जाए, पर यूवी में मर जाते हैं, इसलिए आप दोनों का यूज करते हो। क्लोरीन भी मारने का काम करता है, क्लोरीन जो है वो मारने का काम करता है। यूवी में ऐसा क्या होता है जो उसको किल करते हैं? क्योंकि यूवी रेस में एनर्जी इतनी होती है कि अगर आप उसका एक्सपोजर ले लोगे तो आपका स्किन जो है ब्लैक हो जाता है और स्किन कैंसर भी हो सकता है, जी। है ना। तो जब स्किन के सेल्स को डेड कर सकता है तो बैक्टीरिया को भी मार सकता है ना, यही है। इसलिए यूवी रेस वो नेचुरल सैनिटाइजर है,
है ना। धूप जो है नेचुरल सैनिटाइजर है, पैथोजेंस को मार देता है। और इनफैक्ट सबसे अच्छा सैनिटाइजर है जो देखा जाए तो सन जो होता है, क्योंकि पिलो जो होता है इसमें बहुत ज्यादा पैथोजेंस होते हैं, है ना। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। पिलो जो तकिया यूज करते हो आप लोग, है ना, और कभी धुलता नहीं है ना। फिर सलाइवा वगैरह भी डला रहता उसमें, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। इसलिए क्या है, आपको हर 2-4 दिन में धूप में डालना चाहिए उसको। ब्लैंकेट्स, पिलो जिसको धो नहीं सकते, जिसको वॉश नहीं कर सकते, है ना। एक्चुअली कुशन कुशन को, गद्दों को करना, गद्दे को और तकिया को करना चाहिए, सोफा को भी करना चाहिए। जिस चीज को धो नहीं सकते उसको एटलीस्ट यूवी में डाल दो। किसको? पिलो को ना। हाँ अगर कर सकते हो तो बेस्ट है, पर फिर भी धोने के बाद भी आपको तो सुखाना तो धूप में ही है ना। तो आप डस्ट में कोई इशू नहीं है, डस्ट बड़ा इशू नहीं करता, प्रॉब्लम करता है पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, ये तकलीफ देते हैं। तो रोड में पड़ा हुआ जो धूल है, रोड में सोना इज बेटर क्योंकि धूप आती है। हो सकता है गद्दा में सोना बेकार है, जो धर्मशाला का गद्दा आता है जो कभी धूप में नहीं सूखा रहता, है ना, जो रेंट पे आता है वो कभी धूप में सूखा नहीं रहता, वो ज्यादा खराब है ना। ये है। तो वाटर का ट्रीटमेंट का मैंने बता दिया। कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर का सीपेज आने लग जाता है ना। तो उसको रोकने के लिए आप नैनो मटेरियल्स का यूज कर सकते हो कि कहाँ पे एग्जैक्टली सीपेज आया। दूसरा, बाहर से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं उसको रोकने के लिए भी यूज किया जा सकता है। कल एक पेपर में आया था कि माइक्रोफाइबर्स कुछ होते हैं जिसको अगर आप छत में लगा देते हो, वो हार्डली 15 रुपए पर सेंटीमीटर कुछ पड़ता है, पर अगर उसको लगा देते हो तो वो 6 डिग्री कम रखता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। कल या परसों के पेपर में आया था। तो ये भी अच्छी बात है, अगर आपने ऐसा नैनो मटेरियल बना के रखा है जो हीट को रेजिस्ट करता है, तो आपके घर के अंदर का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री कम रहेगा। अब सोच लो कि बाहर में अगर 40 है तो 35, तो 35 फिर भी मैनेजेबल है। अब इसके बाद एसी चला दिए तो आपका एसी का भी कम कंजम्पशन है, ठीक है ना। वैसे क्या होता है, जैसे ही कोविड खत्म हुआ उसके बाद सारा चीज ना कोविड रेजिस्टेंट आने लगा, कर्टेन्स भी कोविड रेजिस्टेंट आने लगा, चश्मा भी कोविड रेजिस्टेंट आने लगा, मतलब वायरस रेजिस्टेंट करने वाला एक बायो एक्टिव कोटिंग लगने लगे सब में। इवन पेंटिंग में भी आने लग गया। बस वैक्सीनेशन नहीं आया था, बाकी सारा चीज ना बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए निकला था। तो ऐसे सेल्फ क्लीनिंग जो मटेरियल्स हैं वो नैनो मटेरियल से यूज हो सकता है। मतलब कंस्ट्रक्शन भी एक ऐसा फील्ड है जहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। फिर एनर्जी के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। जैसे सन का जो एनर्जी होता है उसको स्टोर करने के लिए, फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज करने के लिए और ऑप्टिमम लेवल पे यूज करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज है। ऑप्टिमम लेवल मतलब जितना वो यूज कर सकता है उतना करना, मतलब जैसे क्या है, कैपेसिटी है ना, उसकी कैपेसिटी के बराबर यूज करना, ना तो ज्यादा ना कम, ऑप्टिमम। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पहले 1998-2002 के 5 ईयर प्लान में बोला गया था कि हम लोग प्रमोट करेंगे इस फील्ड का काम, और वो करते करते हम लोग पहुंच गए 2007 में, जिसमें हम लोग मिशन चालू किए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके एप्लीकेशंस को यूज करने की कोशिश किए। और धीरे से इंडिया में भी काफी इवोल्यूशन बढ़ रहा है। एसोचेम एक होता है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स करके एक होता है, इसने बोला है कि इंडिया को अराउंड 20 लाख या 2 मिलियन प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होगी 2015 तक, और ये डबल हो जाएगी 2020 तक। तो इस तरीके से अगर ये कंफर्म हो रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले बहुत सारे प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, अगले कुछ सालों में अराउंड 25% प्रोफेशनल जो इंडिया को रिक्वायरमेंट होगा, वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट होगा, वो इंडिया दे पाएगा, ऐसा हम लोगों ने विजन रखा है। तो हमारा एक नैनो मिशन चालू हुआ जिसपे रिसर्च भी चालू हुआ, अभी इस पे काम होना है। अगर अगला जो न्यूज आता जाता है उसको ऐड करते जाना कि क्या क्या चीजें इसमें हो रही है। तो रिसेंटली एक हम लोगों ने
काम किया पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हम लोगों ने काम किया, जिसमें हम लोगों ने एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च इस पे बहुत काम किया और अभी चल ही रहा है ये सब चीजों पे काम। इसके लिए बिजनेस इंक्यूबेटर्स लगाया ताकि क्या है, जो नए साइंटिस्ट हैं उसमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सके। हाँ, नहीं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि उसको हैंड पकड़ के हैंडल करे। हैंड ऑन एक्सपीरियंस मतलब एक फील्ड दिया जहाँ, या एक लैब दिया जहाँ पे आप काम करो, ये है हैंड ऑन एक्सपीरियंस। मतलब आपको एक लैब दिया जिसमें आप एक्चुअल में रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, ये चीज को मैंने डिस्कस कर लिया है। हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी का इश्यूज, अब इसके बोलना चाहिए कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो एक बड़ा इफेक्ट ये है कि गवर्नेंस क्या है कि गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कौन नैनो लेवल पे क्या काम कर रहा है, उसको खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे क्या साइबर के क्राइम है ना, गवर्नमेंट को भी उतना इंटेलिजेंट होना पड़ता है कि साइबर के क्राइम को रोक सके। वैसे जब नैनो लेवल पे गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में भी काम होने लगेगा, तो ऐसे अटैक्स को रोकना या उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करना कि कौन किया है, ये मुश्किल होता जाएगा फ्यूचर में। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के भी कुछ इश्यूज होते हैं कि हम लोगों ने ऐसा बैक्टीरिया या वायरस बना लिया नैनो लेवल पे जिसको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और उसके सारे लोग मर गए उसके घर में, है ना, ये भी तो हो सकता है। एथिकल इश्यूज हैं इससे रिलेटेड। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट का सेंटर बने हुए हैं और डेवलप्ड कंट्रीज उसका मिसयूज करने के सेंटर बने हुए हैं, है ना। तो क्या होता है कि ऐसे में फ्यूचर में क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जो मटेरियल्स हैं वो डेवलपिंग से इंपोर्ट करवाएंगे और क्या होगा, हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड पे, दूसरे जगह पे। तो ये एक प्रकार से नया नीड लाया जा रहा है जो कि इंडिया में पहले डिमांड जनरेट किया जाएगा और उसके बाद इंडिया में टेक्नोलॉजी ना होने के कारण से हम लोग इंपोर्ट करने लग जाएंगे। तो यही चीज होता भी है। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। जितना जानना था वो जान ली हम लोग, इसमें सारे फील्ड से रिलेटेड हम लोग ने बात किया। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। सर मैं लिया तो उसके पहले कितना हो गया था? बस नैनो टेक्नोलॉजी का क्या, नैनो लेवल को किसको बोला जाता है वो मैंने बताया था, स्टार्ट हुआ था। ऑनलाइन में किसी को डाउट है? ठीक है, चलो। थैंक यू सर, गुड नाइट।